अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कामयाबी का एक बहुत खूबसूरत रास्ता बताया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, कि जब भी बात किया करो तो सीधी किया, उससे तुम्हारे काम सीधे हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरी और मेरे रसूल की इताअत करोगे, दुनिया आखिरत में बुलंद मुकाम जो है वो अता किया जाएगा। टैक्स प्रैक्टिसेस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ था। उसके बेसिकली तीन हिस्से हैं। तीन पहले चैप्टर जो आई के आपने बांधे हैं वो इसी के ऊपर है। चैप्टर नंबर 1 के एक अच्छे सिस्टम के खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके असूल क्या होने चाहिए, टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो सारी चीजें उसमें शामिल थी। चैप्टर 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया कि भी ये सिस्टम पाकिस्तान में कैसे बना हुआ है। इसलिए मैंने उसको भी स्किप कर दिया कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन को आईने पाकिस्तान, जितनी उसकी इज्जत हम कर रहे हैं तो इसलिए आधा मैंने इसको कहा कि चूंकि इज्जत वाला है इसको बाद में। अभी हमने जो अपना काम शुरू किया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में बेसिक टैक्स के स्टेक होल्डर्स कौन है। एक है रियासत जिसने टैक्स लेना है, नंबर 1, और नंबर 2 जिसने टैक्स देना है। तो दूसरे लोग हैं जो रियासत ने अपने नुमाइंदे, जिनको टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं, उनको छोड़ा हुआ है। और इसी तरह जो टैक्स पेयर है उसने अपने नुमाइंदे टैक्स प्रैक्टिशनर को छोड़ा हुआ है। सीए की जो डेफिनेशन है वो यही है, कंसिस्टेंट एफर्ट, कि आपको करनी है। फेल होने वाले बच्चों की दो बड़ी प्रोमिनेंट निशानियां होती हैं। एक तो वो क्लास बंक करते हैं, एंजॉय, और वो टेस्ट नहीं देते। एक तीसरी भी है कि वो एग्जाम के अंदर जाते ही नहीं है, वो पेपर की पास पेपर देखे बगैर चले जाते हैं, कपड़े उतार के चले जाते हैं, नेकेड पोजीशन में चले जाते हैं, फिर वहां परेशान होते हैं। समझ आ रही है ना? तो ये चीजें इससे अवॉइड करना है। आप ये मत समझे कि सीए बहुत कम लोग करते हैं, आपसे होना चाहिए। समझ आई ना? वो आप यही कहें कि वो जो फॉर्चुनेट है, वो जो फॉर्चुनेट लिस्ट है, मुझे उसमें होना है। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि ये बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे वो काम करना है। चीज मैंने बता दी है। मुस्तकिल मिजाजी एक ऐसी जबरदस्त चीज है, आपकी बहुत सारी खामियों को दूर कर देगी, ये बात याद रखें। जिंदगी में आजमा के रखें कि आपकी चीजों को, बहुत सारी खामियों को दूर करेगी, झूठ को नहीं। झूठ सच बोलना है, वो पहली इसकी जो है वो चीज है। तो हमने जो बात की, इन्होंने भी क्वेश्चन किया कि सर कैनन ऑफ इलास्टिसिटी और कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में क्या फर्क है। इलास्टिक कहते हैं चीज कम ज्यादा करना, यानी ये कैनन ये बताता है कि आप टैक्स को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। सही है? तो टैक्सेस रेट कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। फ्लेक्सिबल होता है किसी चीज का खत्म कर देना या उसका तरीकेकार चेंज कर देना, इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लॉ के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में बजट आता है तो जून में है, तो पूरा साल अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको छेड़ नहीं सकते, तो हम कहेंगे ये सिस्टम रिजिड है। तो पूरा साल भी इसमें चेंजेस आती रहती है, रेट्स चेंज होते रहते हैं। जैसे सेल्स टैक्स का रेट ये बजट में नहीं चेंज हुआ था, ये बजट में नहीं चेंज हुआ था, ये एक एसआरओ के थ्रू इसको चेंज किया गया था। ये है फ्लेक्सिबिलिटी, कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हो, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? वेरी गुड कि आप पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी ट्रांजैक्शन पे, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ट्रांजैक्शन पे टैक्स को एक्सप्लेन कर दें। देखिए, पहली बात एक आपको बता दूं, ट्रांजैक्शन पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती। वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी, वो एडवांस होता है। वो क्या होता है, ये बात जहन में बिठा के रखें। क्या होता है वो? एडवांस। कौन सी ट्रांजैक्शन? आप गाड़ी खरीदते हैं, ट्रांजैक्शन है ना। होंडा वालों के पास जाएंगे, वो कहेंगे सर इतना टैक्स दे। ठीक है। आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लग के आ जाएगा, ये ट्रांजैक्शन है आपकी। आपको डिविडेंड मिलता है, उस पर टैक्स लगेगा। आपको बैंक प्रॉफिट देता है, उस पर टैक्स लग जाएगा। जब तक आप किसी ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं होंगे, टैक्स नहीं लगेगा। मसलन गाड़ी ना खरीदें,
आप कहते नहीं यार मैं गाड़ी पे टैक्स नहीं देना चाहता, तो वो क्या कहेंगे? ना खरीदें, यही कहेंगे ना। आप कहते कि मैं बिजली के बिल के ऊपर आइंदा सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स नहीं दूंगा, तो बिजली कटवा दें, ना दें उसके ऊपर टैक्स। समझ आ रही है ना? ये चीज है। तो ये इसको कहते हैं टैक्स, ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना। तीन चीजों का आपके चैप्टर 1 के अंदर बात हुई थी। इनकम पे टैक्स हो सकता है, ट्रांजैक्शन पे हो सकता है, वेल्थ पे हो सकता है। पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स नहीं है, ट्रांजैक्शन पे है लेकिन वो एडवांस की शक्ल में है, राइट। इनकम पे है, हमारे पाकिस्तान में इनकम पे प्रॉपर टैक्स लगा हुआ है। अच्छा जी, तो हमने कल लेजिस्लेटर की बात की, एडमिनिस्ट्रेटर की बात की। कल दो पार्टीज को हमने डिस्कस किया कि लेजिस्लेटर को कानून बनाते हुए, लेजिस्लेट करते हुए किस चीज का ख्याल करना है? कि उनको कैनन्स को देखना है, बेसिक असूलों को देखना है। टैक्स सिंपल होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इक्विटी पे बेस करना चाहिए, कन्वीनियंट हो, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए? रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लाइक लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, ओपन पॉलिसीज होनी चाहिए, ओपन प्लान्स होने चाहिए, ठीक है, ओपन फाइंडिंग्स होनी चाहिए, और अच्छे लोग जो है अपॉइंट होने चाहिए। ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। अब आगे हैं जो टैक्स पेयर ने, प्रैक्टिशनर्स जो अपना वकील हायर किया है, जो उसके बिहाफ के ऊपर उसके केस को प्रेजेंट करेगा या उसकी इंफॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट को देगा, उसके क्या क्या एथिक्स हैं, उनको किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। अच्छा जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि एक जो वकील है, प्रैक्टिशनर है, उसको कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर आप उसके फंक्शन को समझेंगे ना कि इसको काम क्या दिया गया था, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को समझने में आसानी होगी। देखिए ऐसे समझें कि एक जो प्रैक्टिशनर होता है ना, कंसल्टेंट जो होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझें, ये आप लोग हैं। इसको आप अपने घर के किसी मुलाजिम को जहन में ले आए, आप गाड़ी के मैकेनिक को जहन में ले आए जिसको आप अपने गाड़ी दी है कि इसको ठीक कर दे, किसी डॉक्टर को जहन में ले आए, तो आपको ये मसला हल हो जाएगा। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि साहब मैं आपको पैसे दूंगा, यानी टैक्स पेयर उसको कहता है कि साहब मैं आपको, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम मेरे बिहाफ के ऊपर मेरा केस प्रेजेंट करो, मेरी मेरी टैक्स रिटर्न तैयार करो, यानी वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसको टैक्स रिटर्न कहते हैं। वो तैयार करो, अगर मेरा ऑडिट में नाम आ जाए तो मेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मेरे बिहाफ पे टैक्स जमा करवाना, कोई उनसे कोई डॉक्यूमेंट लेकर आना है तो वो ले आना, मेरे बिहाफ के ऊपर तुम आगे मेरे केस को प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें उसको बता दी गई। तो अब सवाल ये है कि क्या एक शख्स को एक काम नहीं आता, क्या उसको फिर भी पकड़ लेना चाहिए? पहली बात तो ये है, उसको वो काम नहीं पकड़ना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसको जो काम दिया गया है उसको उस पे रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, अपनी स्कोप को, लिमिट को क्रॉस नहीं करे। उसके जाती मामलात के ऊपर जाना शुरू करते, फिर जनाब ये क्या है, आपकी एक ही शादी है, इतना पैसा बस एक ही शादी की हुई है आपने, और भी है तो कोई बता, बस ऐसी चवलें उसको मारनी चाहिए, ये उसको काम करना चाहिए। और उसके केस को दिलजोई के साथ, मेहनत के साथ प्रेजेंट करें। ये नहीं है कि नॉर्मली ऐसे लोग नहीं करते, वो आती है इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, बाकी अपने से जाली इन्फॉर्मेशन डाल के वो इन्फॉर्मेशन फाइल कर देते हैं, ये दफा हो। ये नहीं, उसको बड़ी मेहनत से काम करना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद है उसको खाम खा लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारियां हैं जो उसको करनी चाहिए, ये उसके एथिक्स हैं। देर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, यही सारी चीजें आपको ऑडिट में फायदा देगी। जब आप लोग ऑडिट पढ़ेंगे तो यही वहां भी चीजें आएंगी, आपको ये वहां भी हेल्प देंगी।
एथिक्स फॉर द टैक्स प्रैक्टिशनर्स दीज आर सेट आउट बिलो, ये इस तरह से लिखी हुई है। नंबर वन, इंटेग्रिटी। कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, उसकी साख बड़ी अच्छी है, राइट। यानी डॉक्टर्स की आप अगर मिसाल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं यार फलां डॉक्टर जो है ना वो गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट बहुत अच्छा है, ये हार्ट का स्पेशल, ये होती है साख कि जिसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं कि ये जो बात करेगा ठीक करेगा, ये हमारे से कोई गलत बात है, इसको इंटेग्रिटी कहते हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कहते हैं ब्लंट को नहीं, मुंह पे बात करनी, देखना ही ना कि इसकी बीवी साथ बैठी हुई है उसको जो है ना वो बुरा भला कहना शुरू, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ जी। जब लोग इसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो फिर जो है ना वो गालम गलौज पे उतर आता है, वो कहते हैं हम भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं फिर। आप समझ आई स्ट्रेट फॉरवर्ड किसको कहते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन उसको पता चल रहा है कि जनाब ये बंदा जो है इसके केस मैंने फ्री नहीं करना, उसको शुरू में बता दे कि साहब मैंने इतने पैसे लेने हैं, आपकी मेहरबानी है, आपने काम करवाना मेरे से करवा रहे हैं, किसी और से जाके करवा रहे हैं, लेकिन यह है को सर कर लेंगे कोई मसला नहीं, ये इंटेग्रिटी नहीं है। आप आजमा के देख लीजिएगा, 99.99% कोई बंदा जब आपको कहेगा ना वो देखी जाएगी कि कोई बात नहीं कर लेते हैं। आप अपने घर में प्लम्बर को बुला लें, इलेक्ट्रिशियन को बुला लें, इंशाल्लाह ताला आपको चूना लगा के जाएगा। वो जी कर लेंगे जी, मुझे देखने दें, उससे पहले बात करें कि भाई बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क टेल योर रेम्यूनरेशन, कितने पैसे लोगे जिस स्टेज पे भी जाओगे। ये नहीं कि मेरी सारी गाड़ी उधेड़ के बैठ जाए और कहे जनाब मैं इतने पैसे लूंगा, उसे कहे जहां पैसे बताओगे अगर मुझे मंजूर ना हुआ सारा कुछ तुम्हें वाइंड अप करना है, फिर उसी हालत में मुझे दोगे, फिर मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा। कभी ना किया करें बगैर रेम्यूनरेशन के, लोग आपको तंग करेंगे, ये होती है इंटेग्रिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से बात करनी चाहिए। एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। Straightforward and honest. You must be straightforward and honest in all business and professional relationship. Integrity implies not just honesty but also fair dealing and truthfulness. और उसको धोखा नहीं देना, जो चीज आपको नजर आ रही है सिर्फ उसी को ही वो करें। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ। एक दफा मैं एक साहब के पास गाड़ी लेकर गया तो फ्यूज जो था वो कहीं झटका लगा तो फ्यूज कहीं से मिसप्लेस हो गया, तो गाड़ी जो है वो बंद हो गई। उसको दिखाया तो वो क्या करे, कभी जनाब वो उस फ्यूज की तरफ गया ही नहीं, उसने मेरी जनाब वो बोनट खोल लिया, कभी इंजन को। अब मुझे पता था कि ये इंजन का तो मसला है ही नहीं, मैं उसे बार बार कहूं यार फ्यूज तो चेक करो, हाँ जी मैं चेक करता हूँ, वो अपना रेट बढ़ा रहा था, ये इसकी डिसऑनेस्टी थी। वो इधर जा उधर जा, उसने ना चुप करके जब वो गया ना ड्राइविंग सीट के नीचे तो उसने जाके वहां से फ्यूज लगा दिया। राइट, मैं उसे कहूँ सेल्फ मारो, नहीं नहीं जी अभी मैंने और भी चेक करना है बैटरी का ये टर्मिनल खोल, मैं उसे कहूँ बार बार पहले सेल्फ सेल्फ मारो, नहीं नहीं जी। खैर उसने कोई 15-20 मिनट लगा के दोबारा सेल्फ मारी तो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो मुझे पता नहीं कितने कहता, 400 रुपये 500 रुपये दे दे, मैंने 50 रुपये उसके हाथ में दे दिए। कहते जी इतना तो मैंने टाइम लगाया, मैं कहा बात टाइम की नहीं है, मैं तुम्हें शुरू से कह रहा हूँ कि फ्यूज चेक करो। गाड़ी में कहीं सिर्फ फ्यूज लूज था जो तुमने नीचे जाके लगाया है, समझ आई है? अभी फ्यूज को निकाल दोगे फिर वैसे ही हो जाएगी, समझ आई ना? ये होती है डिसऑनेस्टी कि आप जो है ना वो उससे काम नहीं लें। ऑब्जेक्टिविटी, मकसद क्या है आपका काम? टैक्स प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपका मकसद एक ही था कि आपने उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, आप उसकी गलत टैक्स रिटर्न फाइल करें, कमिश्नर के साथ मिल जाएं, उसको रिश्वत दिलवाएं, इसको भी छेड़ें, तो ये आपकी डिसऑनेस्टी होगी, ये आपके ऑब्जेक्टिविटी के खिलाफ है। आपका मकसद सिर्फ इसकी फेवर करना था, इसको रिटर्न फाइल करना था, ना कि इसको ब्लैकमेल करना था उसके बाद। ये है, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, कि है कोई और काम। इसी तरह लोग क्या करते हैं, काम एक होता है उसके 4-5 स्टेप्स बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी को, जैसे आजकल हैं जी ये मेरा यार लाइट रेस्टर लगा दो, वो आपको एक लंबा प्रोसीजर बताएगा जी, पहले हम सुराख करेंगे इसमें, उस सुराख करके उसमें से मट्टी निकालेंगे, भी सुराख तभी होगा जब मट्टी निकालेंगे तो तभी सुराख होगा ना। फिर उसमें एक तार डालेंगे, फिर उसमें एक केमिकल डालेंगे, फिर उसके ऊपर तार, फिर ये काम क्या है
कि सिर्फ उसने बोर करके और आपका ऊपर रजिस्टर लगाना, लेकिन इतना लंबा बताएगा ताकि उसका रेट को बढ़ा सके। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। टैक्स प्रैक्टिसेस शुड नॉट अलाउ बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी में वो तंग करे। इंटेग्रिटी, ही शुड एम्प्लॉय द इंटेग्रिटी, राइट, द ऑब्जेक्टिव, his objective should be to do the work honestly, and he should not employ conflict of interest, should not be biased, right, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये लाजमी नहीं कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट हर तरह की डीलिंग कर सके। हो सकता है जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो है ना वो टैक्स का काम नहीं किया हुआ, ठीक है। अब मेरे पास आ जाए शौकत खानम वाले के जी हमारी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर सेक्शन डिफरेंट लगता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, दो काम, या तो उनको इनकार कर दूं, ये मेरी कि जी मैं इसलिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं, या मैं कहूं कि जी मुझे बाकी काम सारा आता है, इसकी ये वाली कैलकुलेशन मैं किसी और के करवाऊंगा, वो अलग से हायर किया जाएगा। तो ये भी मेरी कॉम्पिटेंसी का ही हिस्सा है। नंबर वन, ड्यू केयर, कि काम आपको एहतियात से करना है, दिलजोई से करना है, ईमानदारी से करना है, इसको कहते हैं ड्यू केयर। प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। टैक्स सॉरी, टैक्स प्रैक्टिशनर्स have a duty to maintain their professional knowledge and skill at such a level is that a client or employer receives competent services. यानी you must have such knowledge that you have to provide very competent services। आपको एक competent services provide करना based on current developments in practice, legislation and techniques। आपको आपके पास नया नॉलेज भी होना चाहिए, फरसूदा काम के साथ आपको वो काम सारे नहीं करने चाहिए। मैं आपको अपनी एक और मिसाल यहाँ देता हूँ। एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मेरा उन्होंने ऑपरेट किया। तो आजकल आपको पता है वो कैमरा के साथ करते हैं, जस्ट एक एक वो होल करते हैं, उसके साथ वो सारी चीजें कर लेते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर मुझे कह दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ओपन सर्जरी करूंगा, आपने अगर करवाना है करवा लें, वरना किसी और से अपना इलाज करवा लें। ये होती है कॉम्पिटेंसी, कि उनके पास एक नई लेटेस्ट स्किल नहीं है, तो उन्होंने बस डिस्क्लोज कर दिया कि भी आप देख लें, मैं ऐसे काम करता हूं, मैं ओपन सर्जरी करूंगा, इफ यू आर रेडी आई एम फाइन, मैं कर सकता हूं। तो टैक्स प्रैक्टिशनर शुड एक्ट डिलीजेंटली, ये है ड्यू केयर, एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, और उनको उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो है वो सारे का सारा काम। मैं आर्टिकल्स के दौरान एक कंपनी का हम ऑडिट करते थे, तो मेरी आदत ये थी कि मैं उसके स्टैंडर्ड जो थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के जाता। मैं आपको फायदा बता रहा हूँ ड्यू केयर के साथ काम करने का। मैं स्टैंडर्ड पढ़ के गया, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो मैंने देखा कि ये लोग जो हैं वो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों को मिक्स करके काम कर रहे हैं। तो मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, मैं जूनियर था। मेरे सीनियर ने कहा कि यार ये मल्टीनेशनल कंपनी है, खुदा का खौफ करो, इतने सालों से हमारे सीनियर काम करते आ रहे हैं और तुम जो है ना ऑब्जेक्शन लगा रहे हो। मैंने कहा भी है तो मैं क्या करूं। तो वो जो उनके जीएम थे, उन तक मैंने बात पहुंचाई। मेरे सीनियर ने मेरी शिकायत लगा दी ऑफिस में कि जी ये इमरान जो है ये हरकतें करता फिर रहा है, सर इसको समझाएं, क्लाइंट जो है वो खराब होगा। मेरे बॉस ने मेरे से बात की, मैंने कहा सर प्रॉब्लम है, मैंने कहा बताओ। ऑफिस गया, उनको मैंने एक्सप्लेन की, हाँ, उन्होंने कहा यू आर राइट। मेरे बॉस ने भी, उनकी अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, उन्होंने कहा हाँ ठीक कह रहे हो, उनसे बात करो। बहराम साहब होते थे, मैं उनके साथ डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा यार हम तो 25 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं, जिस ये एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है। मैंने कहा जी है गलत, आप फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। उसका फायदा ये हुआ कि मेरे आर्टिकल से पहले उनका जीएम छोड़ के चला गया, तो उन्होंने दे ऑफर्ड मी फॉर द पोस्ट ऑफ जीएम फाइनेंस। उन्होंने मुझे कहा जी आप इमरान साहब अगर चाहें हम आपको इस पोस्ट के लिए वो रख सकते। यानी उनको पता चला कि उसकी वजह क्या थी, कि मैं क्लाइंट पे जाता था तो मैं प्रॉपर अपनी तैयारी के साथ जाता था। एक है कि डंग टपाऊ काम, मेरे बॉस ने कहा है जाके मक्खी पे मक्खी मारनी है, फॉर्म फिल करने और घर आ जाना, नहीं, मैं तैयारी के साथ जाता था कि यार ये है कंपनी है, इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल्स हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या होगी, ये फायदा होता है, राइट।
तो ये है, समझ आ गई? कितनी चीजें हैं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। और देन है कॉन्फिडेंशियलिटी। यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, IOPD, ठीक है ना जी? और C हो गया। तो tax practitioners should respect the confidentiality of the information acquired as a result of the professional and business relationship, should not disclose such information to the third party without statutory requirement. बस इतना ठीक है। You have to maintain the confidentiality of the information provided to you by your client. However, you can disclose this information, right, if a statutory body requires. अगर वो मांगे तो आप फिर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट, आपको उनके साथ जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, एटीट्यूड जो होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इसको आ, समझे कि एक है कि डॉक्टर के पास एक साहब आते हैं और डॉक्टर साहब उनको बड़े खुश असलूबी से मिलते हैं। जी आप कैसे हैं? ठीक है जी, प्लीज बैठें। उनको चेक किया, उनको प्रॉपर गाइड करके उनको रुखसत किया, जो भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड। एक है कि आपके अंदर कॉम्पिटेंट है, आप काम भी बड़ी मेहनत से करते हैं, लेकिन आप लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं। हाँ जी, ऐसे होता है काम। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर की इसलिए मिसाल देता हूँ कि मेरा फैमिली काफी बड़ी है, तो मेरा आना जाने लोगों के पास लगा रहता है। मैं उसके पास प्राइवेटली नहीं गया, उसके ऑफिस में मैं ना वो पर्ची बना के 50 रुपए वाली हॉस्पिटल में चला गया। तो वो मेरे गले पड़ गए। ये SOS खाते होते हैं, ये करते हैं, अपनी मर्जी कर रहे हो आप, ये वो है, मतलब ध्यान किया करें आप। अच्छा, मुझे उसमें ना एतमाद ना आया कि इसने जो दवाई लिखी है ठीक लिखी है, बंदा ठीक था वो। तो मैं उसी रात जो था वो 2,000 रुपये फीस दे के उसके प्राइवेट क्लिनिक पे चला गया। मैंने नहीं बताया मैं सुबह भी तुम्हारे पास आया था? तो मैंने वही बात दोबारा की कि ये दवाई है, मैं ऐसे खाता हूँ। हाँ खा सकते हैं आप, ऐसे भी हो सकता है। और सुनाए क्या करते हैं आप? ये उसका एटीट्यूड ही डिफरेंट था। और जो उसने मॉर्निंग में मुझे दवाई लिख के दी थी, शाम को भी सेम मेडिसिन लिखी थी। दिस इज व्हाट कॉल्ड के नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड। उसका उसका मकसद ही ये था कि ये शाम को मेरे पास, वो पहचान गया था कि बंदा पैसे दे सकता है ये, इसलिए जो है ना वो मेरे गले पड़ गया। ये नहीं होना चाहिए। आपका क्लाइंट है जिसने आपको इंफॉर्मेशन की, उसके कम पैसे दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, आपका एटीट्यूड बिहेवियर उसके साथ क्या है? प्रोफेशनल होना चाहिए। कुछ लोग तो ये करते हैं, हमारे पंजाबी खासकर बात करता हूँ, किसी पठान को देख के इनका दिमाग खराब हो जाता है। और खान साहब किधर आ गए हैं? यार ये पठानों का तो दिमाग होता ही ऐसे है, यानी चिढ़ते हैं। ये रेसिज्म नहीं होना चाहिए। कोई भी क्लाइंट आके आपके पास गारा है, गोरा है, काला है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। Tax practitioners should comply with the relevant laws and regulation and should avoid any action which discredits the profession, जो आपके प्रोफेशन को क्या करे? डिसक्रेडिट करे। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो एक बड़ी अच्छी कंपनी में मैनेजर फाइनेंस था। अभी उसका CA फाइनल था, फाइनल के एग्जाम दे रहा था। उसके बॉस को कहीं किसी दिन गुस्सा चढ़ा उसके ऊपर। चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे भी इनकी गर्दन में कुछ सरिया ज्यादा ही होता है। वो एक MBA कोई बंदा था काफी पुराना जो काम कर रहा था, उसने कहा आज के बाद तुम इसको रिपोर्ट करोगे। उसको बड़ी तप चढ़ी कि ये MBA बंदा है, ये मेरे पाशक नहीं है, मैं इसको रिपोर्ट क्यों करूंगा? वो नहीं माने। वो घर आया, तो घर आके उसने जनाब रिजाइन मारा, उन्होंने कहा मैं नहीं कल से यार। मुझे उसने बात बताई, मैंने कहा थोड़ा सा तहम्मुल कर लेते यार, तुम अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए, अच्छी कंपनी है। उन्होंने कहा सर इसकी जरूरत कैसे हुई मुझे ये बात करने की कि जनाब मैं MBA को रिपोर्ट करूंगा। उसके बाद वो बेचारे उसकी मिन्नतें करते रहे कि यार वो ऐसे ही हमने कहा था, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट तुम CEO को पोस्ट करोगे। मैंने आना ही नहीं है, आपके दिमाग में फतूर है ना, ये मैं ठीक करके रहना, मैंने नहीं आपके पास काम कर। ये आपने हरकत नहीं करनी, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप कहेंगे मैंने। वो अमीर आदमी था, ठीक ठाक, उसके पास पैसा भी था, उसको इस चीज की परवाह भी वो खास नहीं थी, लेकिन ये होता है। इसी तरह एक दफा मैंने देखा कि ICAP ने अपने न्यूज लेटर में लिखा कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 लाख रुपए से कम पे जॉब कर रहा है तो वो प्लीज जो है ना लाजमी हमें कांटेक्ट करें, इससे कम आप जॉब ना करें।
उससे हमारा जो है ना वो डिसक्रेडिट मिलता है। सीए की जो है ना बॉडी, उसको जो है ना वो चीजें अच्छी नहीं मिलती। और एक बंदे की हरकत भी उसने की, उसको गुस्सा चढ़ा तो उसने आई कैप के सामने आलू चने बेचने शुरू कर दिए। ये बहुत उसके ऊपर ड्रामा भी बना हुआ है। फिर उन्होंने उसके मिलते तले करके माफी मांग के उसको जो है वो जॉब शॉप दी। उसके ऊपर ड्रामा बना हुआ है। राइट। तो ये चीजें जो है ना वो ये है। राइट। तो क्या होनी चाहिए? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ड्यू केयर, कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। राइट। आप कॉपी भी लिख सकते हैं, COPI इसको कर सकते हैं। राइट। कॉपी डी कर सकते, जैसे भी आप इसको, वैसे डी तो इसके साथ उन्होंने किया हुआ है, कॉपी भी बन सकता है। राइट। ये अब आपके अंदर चीजें होनी चाहिए। इसकी एडिशनल चीज इन्होंने ऐड की है, आगे कोड ऑफ एथिक्स इन्होंने ऐड किए हैं, लेकिन वो मैं एक लेटर स्टेज के ऊपर वो पढ़ाऊंगा। ये हम आ गया जी, पैसे देने वाले से पैसा कैसे निकलवाना है। ये है टैक्स पेयर के एथिक्स क्या हो सकते हैं। जिसको कुट पड़ रही है उसके क्या एथिक्स होंगे? भाई जिसने पैसे देने ही देने हैं उस बेचारे के ऊपर आप कौन सी एथिक्स, कौन सी इखलाकियात जो है वो तो मार खानी है उसने। लेकिन उसको उसके दिमाग को सेट करने के लिए तीन चीजें उन्होंने कही हैं। एक है यूटिलिटेरियनिज्म, दूसरा है डियोंटोलॉजी, और तीसरा है वर्च्यू एथिक्स जो है। ठीक है। पहली चीज ये, थोड़ा सा आप चैरिटी को सोचें। चैरिटी क्या काम करती है? चैरिटी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अमीरों से गरीबों की तरफ पैसा चलता है। सोसाइटी के अंदर खुशी बहार जो है वो मिलती है, उसके अंदर लोगों का एहसास पैदा होता है। और गरीब लोग जो है वो अपने जो पॉवर्टी लेवल है उससे ऊपर ऊपर निकलते हैं। ये चीजें सारी होती हैं, यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। यूटिलिटेरियनिज्म जो है विच टेल्स अस टू एम फॉर द ग्रेटेस्ट टोटल हैप्पीनेस अक्रॉस द पॉपुलेशन। आप सोचें, मेरे पैसे देने से लोगों का भला होगा, मेरे पैसे देने से लोगों का भला होगा। मैं आपको छोटा सा इसकी मोटिवेशन के लिए बताता हूं कि आपके घर में कोई मेड काम करती है, वो 10,000 रुपये आपसे लेती है महीना। अगर आप उसको 2-3 हजार रुपया एक्स्ट्रा देंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जिंदगी आपके लिए 3,000 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन उस बेचारी के जो बच्चे हैं वो जरा अच्छी खुराक खा लेंगे, उनको अच्छे विटामिन मिल जाएंगे, कभी वो गोश्त भी खा लिया करेगी। ये जो जज्बा है कि यार ये हाथ नहीं फैला रहा या फैला रही, लेकिन इसको ये पैसा जो है एक घर के अंदर खुशी ला सकता है, ये है यूटिलिटेरियनिज्म। कि एक टैक्स पेयर को ऐसे सोचना चाहिए कि मेरे पैसे से ये जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, बेचारे गरीब लोग जो हैं, इनके घरों में खुशी आ जाए, इनके पास पैसे नहीं हैं, मजबूर हैं, इनकी गाड़ियां अच्छी हों, इनके पास मुलाजम, ताकि देखिए जब तक वो सुकून में नहीं आएंगे वो आपको सुकून में आने नहीं दे। इसलिए उनकी जिंदगी का सोचें। देखें, उनको आप पैसे देंगे तो हज उम्रा कर सकते हैं ना, उसके लिए पैसे हलाल होने चाहिए, वो तो आपके पास है जो आप उनको देंगे। तो ये है यूटिलिटेरियनिज्म, कि आपको क्या करना चाहिए, बाकी लोगों का सोचना चाहिए ताकि पूरी सोसाइटी में लोगों के पास पैसा आए। ठीक है। दूसरा है डियंटोलॉजी, जिम्मेदारी जिसको कहते हैं, कि आप ये सोचें कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने ये पैसा वहां तक पहुंचाना है, इसको डियंटोलॉजी वो कहते हैं। ठीक हो गया, जिम्मेदारी यानी भाई मुआशरे में खुशी फैलेगी नहीं फैलेगी भाड़ में जाए, मेरी जिम्मेदारी है शहरी होने के नाते ये पैसा मैंने गवर्नमेंट को पहुंचाना है। वर्च्यू एथिक्स ये है कि भाई मैं जो गुड्स या सर्विसेज ले रहा हूं उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करनी है, वरना तो चोरी है। आप किसी के पास जाते हैं, कुछ चीज ले लेते हैं, उसको पेमेंट नहीं करते उसकी, तो ये एथिक्स के खिलाफ है ना, तो ये तो चोरी कर रहे हैं। तो तीसरी क्या सोच है कि भाई ये जो पैसा मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं उसके अगेंस्ट मुझे अच्छी हेल्थ मिल रही है। पाकिस्तान में जगह जगह हॉस्पिटल मौजूद हैं, राइट, जहां पर अच्छी मेडिसिन है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो हम तन गोश आपके लिए हर वक्त तैयार होते हैं आपकी खिदमत करने के लिए।
अच्छे जो हैं वो सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जगह जगह गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस मौजूद हैं जहां मुफ्त एजुकेशन दी जा रही है आपको, और सिक्योरिटी के इंतजाम मौजूद हैं। ये सारे कैसे हो रहे हैं? आप जाएं थाने में, फौरन एफआईआर काट लेंगे, आपकी बात सुनेंगे, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, राइट? ठीक है, किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे तो फौरन एक्शन हो जाएगा आपके खिलाफ। तो जो भी है इस चीज से तो ये जब ये आप गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो उसके खिलाफ अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये तीन चीजें जो उसमें बताई गई हैं, एक टैक्स पेयर की यूटिलिटेरियनिज्म, कि भाई मेरे पैसे से खुशहाली फैलेगी, डियोंटोलॉजी, इट्स माय ड्यूटी, और वर्च्यू एथिक्स, द गुड्स एंड सर्विसेज आई एम रिसीविंग अगेंस्ट दैट आई हैव टू पे समथिंग, मुझे इसके खिलाफ उसके अगेंस्ट कुछ पे करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो नीचे है ना, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये सारी की सारी। आपने सिर्फ ये करना है कि इन तीनों को, इसको, इन तीन पॉइंट्स को याद करना है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं, शायद कभी एक आध क्वेश्चन आया हो टैक्स पेयर के लिए। ज्यादा उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं चैप्टर 3 के अंदर, वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर बात की है और प्रैक्टिशनर के ऊपर बात की है। चूंकि आपकी जो आइंदा पोस्ट होने वाली है, या तो आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, टैक्स डिपार्टमेंट में कहीं आप जा सकते हैं, या आप कहाँ होंगे, आप प्रैक्टिशनर होंगे। इसलिए वो फोकस करते हैं ताकि स्टूडेंट का रुझान उस तरफ वो हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें अगली जो चीज है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुकी हुई है, ये टैक्स पेयर के रिगार्डिंग है। टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन। ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में इसको उलट याद कर लेते हैं, मिलते जुलते अल्फाज है ना, अवॉइडेंस एंड एवेजन। अच्छा, इसके लिए आप एक लफ्ज याद करें। एक मैंने क्लिप देखा कि कुछ साहब थे, एक बच्चा था अपने अब्बू के साथ जा रहा था, रास्ते में एलिफेंट आ गया तो उसने उनकी गाड़ी उलट दी। ठीक है। अब्बू, उसको फौरन उसके अब्बू ने उठाया, उसको लेके भाग गए, तो अब्बू ने उनको बचा लिया। तो यानी वो बच्चा क्या कहेगा, अब्बू इज गुड बट एलिफेंट इज बैड। ठीक है, अब्बू इज गुड, एलिफेंट इज बैड। तो ए से क्या बनता है, अवॉइडेंस, और ई से क्या बनता है, एवेजन। तो अवॉइडेंस टैक्स की ठीक है, एवेजन जो है वो ठीक नहीं है, याद रहेगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि वो मिक्स ना हो एग्जाम में, उलट दिखाएंगे, चीज आती भी होगी तो नंबर कट जाएंगे। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन। अवॉइडेंस होता है कानून के अंदर रहते हुए टैक्स को कम, अच्छा इन दोनों का मकसद कम करना है। ये 5.3 जो पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि लोग, टैक्स पेयर, टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं, इवन दो कि उनको यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा दिया जाए, डियोंटोलॉजी बता दी जाए, अखलाकियात भी सिखा दी जाए, फिर भी वो टैक्स कम करने की कोशिश करते हैं। ये वो चीज है। यानी आपसे पूछे जाए टैक्स अवॉइडेंस एंड एवेजन की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो आप कहें टू रिड्यूस द टैक्स। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, विद इन दी डोमेन, टैक्स के अंदर रहते हुए उस कानून को एम्प्लॉय करके टैक्स बचा लें, या है टैक्स चोरी कर लें, जिसको एवेजन कहते हैं, इवेड कर लें। याद रहेगा, ए अच्छा है, ई अच्छा नहीं है। ए क्या है, अवॉइडेंस। अब आप स्पेलिंग ही गलत कर लें, अवॉइडेंस को इवॉइडेंस पढ़ना शुरू कर दें, और इविजन को एविजन पढ़ना शुरू, तो उसका तो मैं कोई इलाज नहीं कर सकता ना। फिर तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, उसको अपडेट होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। सही है। अच्छा जी, कहते जी, इन रिसेंट ईयर टैक्स अवॉइडेंस हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल पब्लिक कंसर्न। पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं, पाकिस्तान अमेरिका में भी टैक्स चोरी होता है, इंग्लैंड में भी टैक्स चोरी होता है, पूरी दुनिया में लोग टैक्स चोरी करते हैं। इट इज कंप्लायंस विद द लॉ, दो एग्रेसिव और अब्यूसिव अवॉइडेंस। अग्रेसिव गुस्से में,
या अब्यूसिव या सिस्टम को अब्यूज करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए, एज अपोज टू सिंपल प्लानिंग। ये प्लानिंग क्या है? ये अवॉइडेंस है, ये अब्यूज है। यानी प्लानिंग करने की बजाय क्या करते हैं? फोर्स करते हैं। विल सीक टू कंप्लाई विद द लेटर ऑफ द लॉ बट टू सबवर्ट इट्स पर्पसेस। यानी सिंपल ये है, टैक्स अवॉइडेंस इज अ टैक्स मैनेजमेंट। यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी बाय एम्प्लॉइंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ। ये लफ्ज मैं बार बार बोलूंगा, जरा इसको याद कर लें, प्रोविजन। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा लफ्ज लिखा होता है, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है कानून। employing, right? Tax management means the reducing the tax liability by employing the टैक्स प्रोविजंस। टैक्स प्रोविजन के अंदर रहते हुए उसको काम करना। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में 6 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल और एओपी की। एक घर है जिसमें 18 लाख रुपए का क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। तो 18 लाख रुपए तो टैक्स है। उसके 3 बच्चे हैं साहब के। उसने क्या किया कि ये घर जो था वो 3 A X Y और Z के नाम कर दिया। तो इनकम तीनों में डिवाइड होगी एज पर लॉ, एज कानून के अंदर रहते हुए। बेशक कमिश्नर को पता है कि ये घर इस बाप का है, लेकिन चूंकि उसने ट्रांसफर कर दिया हुआ है, अब 6 लाख रुपया एक्स का, 6 लाख रुपया वाई का और 6 लाख रुपया जी का, तीनों पूरी अमाउंट एग्जाम्प्ट हो गई। ये है टैक्स मैनेजमेंट या टैक्स अवॉइडेंस, जो कि लीगल है, आप कर सकते हैं। राइट? टैक्स तो बचा लेंगे इंशाल्लाह, घर नहीं बचेगा। ये हमारा जाती तजुर्बा है। क्योंकि जब कोई बाप अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी अक्सर लगा देता है, उनकी जब शादी हो जाती है ना, तो वो उसकी बीवी फिर उसे कहती है कि ये आप अपने हर महीने अपने बाप को 6 लाख रुपया किस चीज का देते हैं? वो कहते हैं जी ये घर जो है वो अब्बू का है। नहीं जानू, ये तो आपके नाम पे है। आप किस चीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? इतना मैंने तो आपको समझा बड़े अक्लमंद है। तो अक्लमंदी उसके दिमाग में आ जाती है। फिर वो पैसे रोक लेता है। फिर वो तीनों भाई मिलकर फैसला करते हैं कि आइंदा से अब्बू को पैसे। अब वो अब्बू कहता है यार मैंने तो टैक्स बचाने के लिए किया था। उन्होंने कहा सर अब्बू टैक्स बच गया? उन्होंने कहा जी हाँ बच गया। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी नहीं बची। दोनों में से एक चीज बच सकती थी। अब आप जो है वो उधर जाके खांसी किया करें, इधर हमारे सर में ना चढ़ा करें। तो ये चीज है टैक्स अवॉइडेंस की। उन्होंने कहा अब हमें अवॉइड ही करें आप प्लीज। टैक्स अवॉइडेंस, ये एग्जाम में आ चुकी हुई है दोनों चीजें। टैक्स अवॉइडेंस इज जनरली द लीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टैक्स रजीम। रजीम कहते हैं कानून को, तरीकेकार को। टू वंस ओन एडवांटेज, to attempt to reduce amount of tax that is payable by means that are within the law। बस इतनी बात याद कर, या सिंपल ये या कर लें क्यों टू द टैक्स अवॉइडेंस इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन कैन रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी, राइट, बाय एम्प्लॉइंग द प्रॉपर प्रोविजन ऑफ द लॉ। लिखने बेशक टैक्स अवॉइडेंस और मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस और मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। नॉर्मली हमारे मुल्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करवाते हैं सारा काम। टैक्स अवॉइडेंस और मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन may reduce his tax liability, a person may reduce his tax liability, a person may reduce tax liability by employing, employ EMPLOYING, by employing the provisions of tax laws, by employing the provisions of tax laws। ये टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स कंसीलमेंट की भी लिखने। द हाइडिंग ऑफ इनकम और ट्रांजैक्शंस, the hiding tax avoidance, tax evasion is a process
ऑफ हाइडिंग, हाइड करना, हाइड एंड सीक नहीं खेलते थे बचपन में, ठीक है, बाय हाइडिंग द इनकम और ट्रांजैक्शंस, बाय हाइडिंग द इनकम और ट्रांजैक्शंस that should be disclosed as per law, that should be disclosed as per law, that should be disclosed as per law, जो कानून के अंदर रहते हुए आपको डिस्क्लोज करनी थी, आपने उनको छुपा लिया। सही है, ये आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसका इन्होंने एक डिफरेंस दिया हुआ है टैक्स एवेजन का। बताइएगा क्या लिखा था हमने, टैक्स अवॉइडेंस एवेजन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इनकम और ट्रांजेक्शन्स दैट शुड बी डिस्क्लोज एज पर लॉ, जिसको डिस्क्लोज करना था यानी बताना था, लेकिन आपने क्या कर लिया, उसको छुपा लिया, ये है एवेजन। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि इसका जो डिफरेंस आपकी किताब में मौजूद है, ये ये इंपॉर्टेंट है, इसका यही सवाल पेपर में बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अवॉइडेंस एंड एवेजन। देखें, where the payment of tax is avoided through by complying with the provision of the law but defeating the with the intention of the law, यानी था कि मैंने इसमें से अपना फायदा उठाना है, ये है where the payment of tax is avoided through illegal means or fraud, गलत तरीके से उसको छुपाना, यानी दोनों रिड्यूस कर रहे हैं, एक कानून के अंदर रहते हुए और एक कानून को अवॉइड, उसको अवॉइड करके वो कर रहा है। आगे है, टैक्स अवॉइडेंस इज अंडरटेकन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द लॉ, एक लफ्ज होता है लैकूना, लैकूना, लॉ कहते हैं, लॉ के अंदर ये लैकूना रह गया है, गलती रह गई है, उर्दू में इसको कहते हैं कान, कान पड़ जाना। आप लोगों को तो अभी शायद नहीं पता होगा, जो लोग गांव में रहते हैं, जब रात को बारिश होती है ना, तो चारपाई के ऊपर पानी पड़ता है ना, तो वो चारपाई फिर ऐसे हो जाती है, दो उसकी टांगे होती हैं, दो उसके टांगे ऊपर हो जाती है, उसको कहते हैं कान पड़ गई, टेढ़ी हो गई। राइट, अब तो आप लोग जो है ही नहीं, आपको क्या पता कि छत पे सोने का, और हम सारी रात, अभी जो लोग अभी भी गांव में रहते हैं वो छत पे सोते हैं, उनको पता होता है कितने सितारे हैं, वो सारी रात गिनते रहते हैं, उसके साथ अपने न्यूमेरिकल भी बाल का सॉल्व कर लेते हैं, तो वो तो एक दुनिया है, तो उससे होता है वो बड़ा वो एक एंजॉयबल इन्वायरमेंट होता है, जब रात को बारिश होती है ना, उसके बाद अम्मी अब्बू कहते हैं वो चारपाई उठा के लेके नीचे आना, और हम जो है वो खाली दौड़ रहे होते हैं, नींद इतनी आई होती है, वो नीचे आके पड़ते हैं बेचारी, सारी रात जो है ना, वो जो चारपाई होती है उनके ऊपर पानी पड़ता है, उसमें लैकूना पैदा हो जाता है। ठीक है, तो अब्बू को ये नहीं कहना ओके लैकूना इज ग्रेटिंग पापा, नो प्रॉब्लम बहरहाल उठा के लेके आया करें जो लोग रहते हैं गाँव। तो ये है, इसको कहते हैं लूप होल्स होना, लॉ के अंदर लैकूना पैदा हो जाना। टैक्स एवेजन इज अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइंग अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस, ये इसका है। Tax avoidance is done through the not mala fide intention but complying the provision of the law. Mala fide कहते हैं बदनीति, इसका ऑपोजिट वर्ड है बोना फाइडी, बोना फाइडी नेक नीति के साथ। तो टैक्स एवेजन इज अनलॉफुल वे ऑफ पेइंग लोअर टैक्सेस एंड डिफॉल्टिंग बाय द may be punished. Tax avoidance looks like a tax planning and is done before the tax liability arises. उससे पहले पहले आप अपना प्लान करके अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। टैक्स एवेजन इज ब्लैटेंट फ्रॉड, बड़ा खुला फ्रॉड है, एंड इज डन आफ्टर द टैक्स लायबिलिटी हैज, टैक्स लायबिलिटी बन गई, मैनेज नहीं किया, टैक्स लायबिलिटी बन गई, उसके बाद आपने उसको छुपा दिया, ये आपकी वो है। एग्जाम्पल इसकी है, इज मेकिंग यूज ऑफ डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो लॉ ने कहा है कि अगर आप अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पैसे देंगे आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये है कि इंफॉर्मेशन में ऐसे डाल देना मैंने डोनेशन दी है जबकि दी ही नहीं है। हमारा एक स्टूडेंट था,
उसने गाड़ी खरीदनी थी। उसने क्या किया कि उसके पास पैसे नहीं थे, 20-25 लाख रुपए की गाड़ी थी, इनकम थी उसकी 4-5 लाख रुपए सालाना। उसको पता था एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, तो उसने एग्रीकल्चर इनकम डाल दी, इनकम बढ़ा ली और गाड़ी खरीद ली। अच्छा, वो जैसी एग्रीकल्चर इनकम पड़ी तो वो सॉफ्टवेयर ने उसको निकाल लिया। उन्होंने उसे बुलाया, उन्हें कहा ये जो एग्रीकल्चर इनकम तुमने शो की हुई है, ये उशर वालों को, इसके ऊपर तुमने उशर पे किया हुआ है? तो मेरे पास आ गया, कहता सर अब नया मसला बन गया है। तो ये तो ऐसे ही मैंने इनकम डाल दी थी, इनकम एग्जाम्प्ट है। तो मैंने कहा कि भाई बात ये है कि आपने मेरे से पूछ के तो नहीं ये डाली, राइट? जब आपने ये हरकत कर ली है, ये गोली आप खा चुके हुए हैं, अब इसको हजम करें। इसका तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है और कहाँ आपने इसके ऊपर उछल दिया हुआ है। समझ आई ना? तो ये चीज जो है ना, वो तोते वाली मिसाल के भी उड़ना नहीं आता तो छेड़ने की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसमें एक पॉइंट है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि अवॉइडेंस है। ये एग्जाम, ये इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका हुआ है, उसने केसेस देने के बाद पूछा हुआ है कि बताएं और एक्सप्लेन करें ये टैक्स अवॉइडेंस है या एवेजन है, ताकि, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ना चीजें, तो फिर आपको खुद ही अंदाजा होगा। क्योंकि अभी हमने टैक्स को शुरू ही नहीं किया। आई होप सो इंशाल्लाह कल से हम सेल्स टैक्स शुरू करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम जो है कल से सेल्स टैक्स को शुरू करेंगे, और 25 मार्क्स का है ये। तो अभी जरा इसको देखते हैं। मिस्टर ए अर्न टर्न ओवर ऑफ रुपीज, टर्न ओवर कहते हैं सेल को, ऑफ रुपीज 10 million। हाउएवर he kept it as cash in his bank locker and hide it from tax authorities. He paid all related expenses from this cash। उसने उसको छुपा लिया, शो ही नहीं किया। बताएं अवॉइडेंस है या एवेजन है? एवेजन। टैक्स क्रिमिनल एक्ट है। Mr. B earned income of 10 million. However, he declared only so much of income which is verifiable from the bank, 6 million। उन्होंने 10 मिलियन कमा के 6 मिलियन जो था शो कर दिया, बाकी क्या कर दिया? छुपा लिया। तो ये क्या है? टैक्स एवेजन है। Mr. C earned rupees 10 million. However, he recorded 7 million expenses, employing legal tactics to reduce his net income। उन्होंने कानून के अंदर रहते हुए 60-70 लाख के एक्सपेंसेस डाल दिए जो कि जेन्युइन थे, उन्होंने उसको उधर कर दिया। एंड ऑफरिंग रिमेनिंग इनकम ऑफ 3 मिलियन फॉर टैक्सेस। ये टैक्स अवॉइडिंग है, ये टैक्स प्लानिंग है। ये क्या है? टैक्स प्लानिंग हमारे पास वो मौजूद है। ठीक है, ये चीज आपको, इसमें एक चीज आपने याद से मुझे याद करवानी है, लेकिन ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ये इस दफा इन्होंने ऐड किए हैं, लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट हो चुके हुए हैं। स्टूडेंट के दिमाग में एक फतूर आता है, वो कहता है सर चूंकि ही आ चुके हैं अब नहीं आएंगे। ये बिल्कुल गलत उसकी जो है ना ये अंदाज है कि सीए में चीजें रिपीट नहीं होती, बल्कि बात चीजें वो बार बार रिपीट करता है। उसकी फिलॉसफी क्या है? एग्जामिनर कमेंट करता है कि स्टूडेंट का ये एरिया वीक है। एग्जामिनर, देखिए, एक है एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला, एक है पेपर बनाने वाला, एक है सोल्यूशन तैयार करने वाला। ये तीन बॉडीज अलग अलग होती है। पेपर सेटर ने पेपर बना दिया, एग्जामिनर ने उसको चेक किया, चेक करने के बाद उसने अपना फीडबैक दिया कि इस स्टूडेंट का ये वाला एरिया वीक है। ऊपर से फीडबैक आ गया सी फैप का, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। उसने कहा जी जो मेरे पास स्टूडेंट तुम भेज रहे हो उसका ये एरिया वीक है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन फिर चली जाती हैं पेपर सेटर के पास कि भाई पेपर के अंदर इन एरियाज पे तुमने इसको छोड़ना नहीं है, स्टूडेंट को दोबारा दो, दोबारा इस एरिया में टेस्ट करो। उससे होता क्या है कि जब चीजें बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, स्टूडेंट कॉन्शियस हो जाता है कि यार ये रिपीट हो रही है चीज, तो इट डजेंट मीन कि ये अगली अटेम्प्ट में नहीं आए। तो प्लीज इसलिए ये नहीं सोचना कि लेटेस्ट अटेम्प्ट में ये चीज आ चुकी है और आइंदा नहीं आएगी। इसकी समरी मैं आपको दे चुका हूं, आपको पता है इस बात का। आइंदा जो काम हमने करना है कि आप किताब लेकर आएंगे, राइट? सेल्स टैक्स का मैं बात कर रहा हूं, कल की जो हम उसमें शुरू करेंगे। सेल्स टैक्स
हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, नॉर्मली 7वां क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर मैं एंड पे ये इसके सारे न्यूमेरिकल मैं एक पैटर्न पे करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। या बिल्डिंग ब्रिक्स की तरह चलेंगे, छोटी छोटी चीजें हम लेके चलते जाएंगे, इसको आगे हम करते जाएंगे। सेल्स टैक्स में एक इशू है, जो स्टूडेंट कभी गाड़ी में बैठते हैं, कभी उतरते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उतरते हैं, वो फिर सफर से एंजॉय नहीं करते, उनके साथ ये इशू बना रहता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। आज काम करवाऊं, घर जाके याद करना है, कल काम करवाऊं, आपने घर जाके याद करना है। इसके बाद मैं आपको एक तावीज दूंगा, आप भी अपना तावीज बना रहे होंगे। मैं एक तावीज, तावीज क्या करता है, छोटा सा होता है, इतने बड़े महबूब को कदमों में ले आता है, लिखा होता है ना महबूब आपके कदमों में, तो वो तावीज जो है वो देते हैं। लेकिन मैं फूंक नहीं मारूंगा, क्योंकि फूंक में कुछ भी नहीं जाता, ये सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर की शक्ल में आपको एक कागज मिलेगा, उसके अंदर जितने पास पेपर के क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं, उसके जो चीदा चीदा रूल्स होंगे, जो बेसिक्स होंगी, वो आपको मिल जाएंगी। साथ टेम्पलेट मिल जाएगा कि पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर आपने ये लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वो करते जाएंगे। समझ आ रही है ना? इसके साथ साथ आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसमें मेरा तरीकेकार ये होता है, ये है विजन कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं, 25 नंबर की तरफ। क्वेश्चन कौन सा है, छठा सातवां, दो क्वेश्चन आपको नॉर्मली एग्जाम में मिलेंगे। ये मेरा विजन हो गया। अब मैं मिशन के ऊपर आ रहा हूँ। मिशन क्या है, नंबर 1, कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सिस्टम को सीखेंगे सेल्स टैक्स का, किताब से थोड़ा सा हट के। जब मैं सिस्टम आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, उसकी बेसिक्स करवा दूंगा, फिर मैं आऊंगा रेट्स के ऊपर, और उसके 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर ये वाली चीज करवा रहे हैं। तो साथ साथ आपकी किताब चल रही होगी, साथ साथ मैं आपको हेल्पिंग मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस तरह हम एक मेन क्वेश्चन के ऊपर फिर चले जाएंगे, आपकी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी और क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सीए के अंदर जो लोग फेल होते हैं, उनकी दो खसूसियात मैंने आपको बताई, तीसरी भी है। एक तो क्लास छोड़ते हैं और टेस्ट छोड़ते हैं, और एक पास पेपर को नहीं करते। तो बल्कि तीसरी भी चीज आप क्वालिटीज में याद कर लिया करें, क्लास को बंक करते हैं, टेस्ट को छोड़ते हैं, और पास पेपर को नहीं करते। पीटीसी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी को बहुत याद करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। पास पेपर नहीं करते, क्लास को छोड़ते हैं, और टेस्ट नहीं देते। तो वो पीटीसी स्टूडेंट क्या होते हैं, अक्सर ही फेल हो जाते हैं। वो आपने पीटीसी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।